अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। लेक्चर 1-6 स्टार्ट हो गया है जी। कैफ 1 का पोस्ट ईद हम मिले हैं और अब मैं आपको क्या बताऊं हम कैसे मिले हैं, किस हाल में मिले हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने 13, 14, 15 लेक्चर नहीं ले रखा जो कि रीवैल्यूएशन का था। बहरहाल मुख्तसर सा अर्ज़ करता चलूँ कि हमने एडिशन सिंपल एसेट अकाउंट बनाना जो जैसे इंट्रो में सीखा था उसको रिवाइज किया स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस से। और फिर जो नई चीज़ सीखी थी वो नई चीज़ थी डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट जो नॉर्मली सेल के थ्रू होता है, या डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज। नई चीज़ सीखी थी इंट्रो से हट के, या चेंज इन एस्टीमेट वाली बात सीखी थी। ठीक है जी। उसके अलावा कुछ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के अंदर शायद ज़बानी कलामी बच्चे इंट्रो में पढ़ के आते हैं, उसकी एग्जांपल्स को भी हमने देखा था, कुछ पास पेपर भी कर रखे हैं। तो बेसिकली जिनके लेक्चर्स बीच वाले पेंडिंग हैं, रीवैल्यूएशन हम स्टार्ट कर चुके हैं। लेक्चर 13 में हमने रीवैल्यूएशन की बुनियाद डाल दी थी, पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमने रीवैल्यूएशन के 2 लेक्चर्स कर लिए हैं, 14 और 15। तो आज हम 16 लेक्चर में भी वही रीवैल्यूएशन कर रहे होंगे। 17, 18, 19, पता नहीं 20 तक शायद जाए रीवैल्यूएशन। और आगे तो अब जब कभी ये सवाल आना है 16 का, रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट तो होनी है उसके अंदर जो पास पेपर्स होते हैं। ठीक है। लेकिन जो आपने पहले लेक्चर में, यानी मैंने 14वें लेक्चर में करवाया था रीवैल्यूएशन का, वो 15वें में भी हुआ, वो 16वें में भी होना है, वो 17वें में भी होना है। ये चलना है, वो रूटीन चलेगी। लेकिन जाहिर सी बात है हम 2 लेक्चर्स के बाद तीसरे लेक्चर में रीवैल्यूएशन कर रहे हैं। जिन्होंने आज पहली बार ये चीज़ें देखनी है उनके लिए कुछ चीज़ें नई होंगी। तो इसलिए सबसे पहली कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि आपने 13 लेक्चर हाफ के बाद रीवैल्यूएशन की बुनियाद डाली थी मैंने। कंपनी और इंडिविजुअल का फ़र्क समझाया था, कैपिटल को शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग के कॉलम के बारे में बताया था। 13वें में इतना ज़्यादा रीवैल्यूएशन नहीं है, 14 और 15 लेक्चर मेनली जो है वो रीवैल्यूएशन का था। तो इंश्योर कीजिए इस बात को कि आप आज के दिन में ये 2 लेक्चर्स ले लीजिए जिन्होंने आज माशाल्लाह ईदों बाद वाले आ गए हैं ना जो। ठीक है। और बाकी जो है ये अल्लाह ने बीच में सैटरडे और संडे दे दिया, ये भी एक नेमत से कम नहीं है उनके लिए। तो ख़ास तौर पे जिनके लेक्चर्स जो है वो भी पेंडिंग है, तो आप लोगों ने अपने लेक्चर्स को पूरा करने की कोशिश करनी है, करेंगे ना इंशाल्लाह। चलो अच्छा जी, तो बस ईद आ रही है, ईद आ रही है, ईद आ रही है, ईद आ रही है, ईद चली गई है। ठीक है जी। अब रिज़ल्ट आ रहा है, नया मोड स्टार्ट हो चुका है कि अब रिजल्ट आ रहा है। तो हमने रीवैल्यूएशन जो स्टार्ट की थी, अच्छा हाँ, बीच में एक चीज़ और भी पढ़ी थी हमने इन 15 लेक्चर्स में, यानी रीवैल्यूएशन स्टार्ट होने से पहले पहले आपकी इंट्रो से हटकर जो नई चीज़ें वो मैंने आपको गिनवाई हैं। डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट थ्रू सेल, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज, चेंज इन एस्टीमेट। शायद ये तो इंट्रो में भी आपने पढ़ा हो, नहीं तो खैर एसेट अकाउंट का बुक वैल्यू बनाना ही हमने सीखा था, और कुछ पास पेपर। और हाँ, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर भी इंट्रो के अंदर सीखा गया होता है, लेकिन जाहिर है चीज़ों का जब लेवल बढ़ता है तो बुनियादी चीज़ बता के आगे भी पढ़ा दिया जाता है। तो कुछ खास हमने नहीं पढ़ा, देखा जाए तो आप बस जल्दी जल्दी पहुँच जाएँ। ठीक है। अच्छा जी, अब रीवैल्यूएशन में हमने ये सबसे पहले सीखा था कि अगर इंडिविजुअल आप जो अकाउंटिंग सीख के आए हैं उसकी बजाय कंपनी की अकाउंटिंग करनी हो तो क्या फ़र्क होता है। उसके बाद फिर हमने रीवैल्यूएशन की बुनियाद डाली थी एक सादी सी एग्जांपल से। ये 2 लाइन का एक सवाल था जिसको हमने पूरे एक लेक्चर में बहुत मुश्किल किया था। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें एक बार रीवैल्यूएशन हुई थी और 52-53 बच्चों ने होमवर्क में किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 54 ये मैंने क्लास वर्क में करवाया था, ये हमने ईद से पहले किया था। ठीक है जी। जुमे से जुमे तक का सफ़र। ठीक है जी। तो पिछले जुमे हम ये सवाल करके अल्लाह हाफिज़ करके चले गए थे, और फिर 55 और 56 आपके होमवर्क में थे। 57 भी था। ओके, अब मुझे बताइए कितने बच्चों ने ये तीनों सवाल होमवर्क में ट्राई किए थे। अच्छा, इनका सोल्यूशन नहीं है तो जो मैं करवा देता हूँ, 2 मैं करवा देता हूँ, जो मैं नहीं 2 मैं करवा देता हूँ, एक का सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है। अब जो मैंने क्लास में करवाया था ना 54, 55 बिल्कुल उस जैसा है, इसलिए मैं ये नहीं करा रहा। ठीक है। थोड़ा सा फर्क के साथ है। छप्पन में क्या फर्क था? अच्छा प्लीज जिन लोगों का पहला लेक्चर ना रीवैल्यूएशन का, खबरदार हो मेरे से नजरें ना मिलाएं जब तक कि ये पिछले 2 लेक्चर ले ना ले। मुझे ऐसे लगेगा कि पता नहीं मैं किसको पढ़ा रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं अच्छा कि मैं वट्टे रखे नहीं ऐसे। अच्छा 56 और 55, 54 बिल्कुल सेम थे, मैंने ये क्लास में करवाया था, सैम टू सैम है, ये सिर्फ डेटा चेंज है। ओके। इस 54 और 56 में क्या फर्क है बताएं? ओह, 1 साल के
यहां क्या हुआ था, हमने यकम जनवरी 15 को एसेट खरीदा था, यकम जनवरी 16 को रीवैल्यू हुआ अगले साल के पहले दिन, और फिर यकम जनवरी 17 पे रीवैल्यू हुआ उससे अगले साल के पहले दिन। तो क्या ये जरूरी है? यहां तक हमने कितने सवाल किए? सबसे पहला सवाल किया था हमने 51, यकम 15 को खरीदा, यकम जनवरी 16 को रीवैल्यू हो गया। 52 केपीके वाले आ गए, केपीके वाले आ गए। 52 हमने किया था, उसमें क्या हुआ? बोलो, ओ बोलो तो, ओ फूटो तो। आज तो रोजा नहीं लगा हुआ तुम्हें आज भी रोजा लगा हुआ है। हाँ, यकम जनवरी 18 को हमने एसेट खरीदा था, यकम जनवरी 19 को रीवैल्यू हुआ। 53 होमवर्क में किया था, यकम जनवरी 15 खरीदा, यकम जनवरी 16। अच्छा हो, ये तो आप देख चुके हैं। और नो, ये क्या हुआ? एक साल के बाद रीवैल्यू हुआ। तो सवाल ये पैदा होता है कि रीवैल्यू, अगर देखें ये एक ऑप्शन है, आप IAS 16 वाले PPE को सब्सीक्वेंट मेजरमेंट के वक्त, वो बहुत दूर लिखा हुआ, शुरू में लिखा हुआ, चलो दिखाई देता हूं। IAS 16 वाले PPE को आप सब्सीक्वेंट, इनिशियल मेजरमेंट तो कॉस्ट पे हो गई ना, उसके अपनी वजह से। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर, वो अलग कहानी थी, रिपेयर मेंटेनेंस है, इंप्रूवमेंट है। हाँ भाई, जिसने कोई लेक्चर नहीं लिया, हमने सब पढ़ा हुआ है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम कैपिटलाइज करते हैं, वो वाले खर्चे हैं, उसकी बात नहीं हो रही। मैं कह रहा हूं PPE को सब्सीक्वेंटली मेजर करना, यानी बैलेंस शीट डेट पे किस पर रखें, इस पर दो ऑप्शन मौजूद हैं। चाहे तो कॉस्ट मॉडल पे रखें, चाहे तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखें। अब ये ऑप्शन है भाई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई मदर का रेड आपको इस पे मजबूर नहीं कर सकता कि आप अपने PPE को लाजमी फेयर वैल्यू पर लेकर आए। ईयर एंड पे आप रखें, 25 साल पुराना एसेट है आपका, कॉस्ट वो वाली कॉस्ट लेस अक्यूमुलेशन करके बुक वैल्यू पे रखें, कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है ना? तो पहली बात तो ये कि ये ऑप्शन है, कॉस्ट मॉडल पे रहे, या यहां पे मैंने भी फॉर्मूला इसका लिखना है, लिख दूंगा। वैसे आपको पता लग गया अब कि कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट, जिसको मैंने नाम दिया था ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, याद है? तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लेस अक्यूमुलेशन बुक वैल्यू, ये होता है रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर। कोई फर्क नहीं है, वो लिख लेंगे किसी वक्त पे। मैं इसे ये कह रहा हूं, ऑप्शन है ईयर एंड के ऊपर, कॉस्ट मॉडल पे जाओ रहो, चाहो तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे आ जाओ। लेकिन जब आपने ऑप्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया रीवैल्यूएशन मॉडल को, नाउ दिस बिकम्स योर पॉलिसी चेंज। अब आगे ये नहीं कि फिर साल 2 के बाद बाबा जी ख्वाब में आए जी, उन्होंने कहा है कि कॉस्ट मॉडल तुम्हारे बिजनेस के लिए अच्छा है, चलो रीवैल्यूएशन मॉडल से वापस चले, नहीं जा सकते। ठीक है ना? अब ये नहीं, वो फिर देखेंगे आगे जाके IAS 8 में क्या कुछ हो सकता है चेंज। बहरहाल, जब एक बार आपने कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे शिफ्ट कर लिया, अब आपका जो मॉडल है, मॉडल उसका नाम क्या है? रीवैल्यूएशन मॉडल। जिसका मतलब क्या है कि आपका एसेट फेयर वैल्यू पर नजर आ रहा है, बैलेंस शीट डेट पर। अब अगर आपने ये मॉडल सेलेक्ट किया है, तो मेरा सवाल है, आपको क्या हर साल रीवैल्यू करना पड़ेगा एसेट? हर 2 साल बाद कर लें, हाँ 3 साल बाद, कोई एक बैठ के आपस में डिसाइड कर रहे हैं हर 5वें साल हम रीवैल्यू किया करेंगे, है ना? हाँ, कोई तो बात होगी ना। अब यहां पर जब एक बार रीवैल्यूएशन, कॉस्ट मॉडल पे तो कॉस्ट ही है, जो 25, 26, 30, 50 साल पुराना एसेट जितने का खरीदा था वही उसकी कॉस्ट थी, उसी पे पड़ा होगा, लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन रीवैल्यूएशन मॉडल पे जब आ गए हैं, तो अब क्या करें? रीवैल्यूएशन मॉडल का तो मतलब यही है कि फेयर वैल्यूज पर नजर आएंगे एसेट्स। तो फिर जिस एसेट को आपने रीवैल्यूएशन मॉडल पर रखा हुआ है, उसकी फेयर वैल्यू कब कब डिटरमिन करें? सवाल तो दिल में आता है ना, दिमाग में आता है, ठीक है, पैदा होता है। तो क्या करना चाहिए? हर साल करें, बाय एनुअल जी, हर 5 साल बाद, हर 10 साल बाद? नहीं, जब मर्जी नहीं कर सकते ना, ऐसे मर्जी से मर्जी नहीं करते। ठीक है ना? मर्जी तुम्हारी, तुम जब मर्जी आ जाओ क्लास में, हैं? नहीं, तुम पहले दिन से आ रहे हो, ऐसे जब मर्जी तो नहीं ना होता। हाँ, जब लगे, हाँ बात करीब है। देखें, जब आपने ये दावा किया ना कि रीवैल्यूएशन मॉडल पर हैं हम, तो एंश्योर इस बात को करना है कि आपकी जो बुक वैल्यू है, सब रीवैल्यूएशन मॉडल में आपकी बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? बुक वैल्यू फिर भी बुक, बैलेंस शीट में बुक वैल्यू नहीं जाना होता है। वर्किंग में आप अभी वर्किंग कर रहे थे, तो बुक रीवैल्यूड अमाउंट के बाद भी डेप्रिसिएशन माइनस होकर बुक वैल्यू आ रही थी ना। लेजर बनाए थे तो उसमें भी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट निकल आई थी, चेंज हो गई थी, लेकिन लेस तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही होकर बुक वैल्यू जाएगी ना। तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में लिख देता हूं, ग्रॉस CA, ग्रॉस चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में से
लेस खोएंगे क्या खोएंगे? लेस एक्यूमुलेटेड और डेप्रीसिएशन। इंडियन उसमें एक्सेंट में बोले ना, कभी उन्होंने शर्म नहीं की इंडिया वालों ने, अंग्रेजी बोलते हैं। एक हमें मुंह टेढ़ा करना है बस, है ना। लो जी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट। माशाल्लाह रजिस्टर खुल रहे हैं, और वो जैसे काफी अरसे बाद कोई चीज खोले तो बिचो धूड़ नहीं निकलती, इस तरह करके ना धूड़ निकल रही है रजिस्टरों में से आपके। मतलब आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई गल नहीं, चलो फ्रेश फिर हो गए ना, है चल पढ़ा था मैं लूंगा इंशाल्लाह। आ गए, और बाकियों को कहो आ जाए। अब पता नहीं कुछ लोग पैदल चले हैं ईद के बाद, अभी तक नहीं पहुंचे, है ना। उन्होंने फिर वही समझा होगा, गलत सोच, ये 2 दिन उन्होंने पढ़ना कोई नहीं है ना। मतलब हमारे पास अगर टाइम होता तो हम घर ही मतलब स्कूल से शुरू कर लेते, फिर ईदों बाद ही कर लेते। नहीं है टाइम बेटा, को पता ही नहीं है कि आपने किस मुसीबत के साथ आपका पाला पड़ा हुआ है कैफ में आके। हाँ लेकिन रोज पढ़ लें। अच्छा कहाँ थे हम? मैं बात जो हो रही थी वो कहीं और रहेगी। हाँ, क्या इंश्योर करें? हर ईयर एंड पे ये इंश्योर करें, भाई की बात के करीब की बात है, हर ईयर एंड पे ये इंश्योर करें कि आपकी ये जो बुक वैल्यू है, ये आपकी फेयर वैल्यू इस ईयर एंड के ऊपर, किसी भी ईयर एंड के ऊपर जो बुक वैल्यू नजर आ रही है किताबों में, वो बुक वैल्यू उस दिन की फेयर वैल्यू से मटीरियली डिफरेंट ना हो। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा भाई, वो तो हर महीने 10 दिन के बाद थोड़ी बहुत वैल्यू में तो चेंज आता है। तो ये तो पूरी स्टैंडर्ड इतना मजबूर नहीं करता कि 100 रुपए भी चेंज आ गया फिर तो करो, फिर रीवैल्यू दोबारा करो। रीवैल्यूएशन एक अच्छा खासा एक हेक्टिक जो है वो एक्सरसाइज होती है। रीवैल्यूअर प्रॉपर एक प्रोफेशनल रीवैल्यूअर होता है, उसको अपॉइंट करना पड़ता है, फिर वो आके आपकी वैल्यूएशन करेगा, फिर रिपोर्ट बनेगी, फिर उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। आसान काम थोड़ा ही होता है, ठीक है। तो कब जरूरी है, स्टैंडर्ड कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन क्या रखो, इस चीज को इंश्योर करना है। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल तुमने दावा कर दिया ना कि मैंने अपने बिल्डिंग को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि सब एसेट्स को रखें, लेकिन बिल्डिंग को रखा हुआ, लेट्स से किसी एक को रख सकते हैं आप, तो उस बिल्डिंग के ऊपर ये इंश्योर करना है कि जितनी भी बिल्डिंग्स आपके पास पड़ी हैं, किसी भी ईयर एंड के ऊपर उनकी बुक वैल्यू और उनकी फेयर वैल्यू में मटीरियल डिफरेंस ना हो, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे ये फैसल टाउन के अंदर प्रॉपर्टीज जो हैं काफी हद तक मेच्योर हो चुकी हैं। अब यहां पर 1 साल के अंदर कितना किसी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू में चेंज आएगा? बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। यानी अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो 10 मरले की एक प्रॉपर्टी मिलती है, और वो मिलती है 2 करोड़ की लेट से, ठीक है, तो 1 साल बाद वो 2 करोड़ 5 लाख की हो जाएगी, 2 करोड़ 6 लाख की हो जाएगी। इतना चेंज नहीं है। लेकिन कोई बंदा जाके वो ये जैसे स्मार्ट सिटी है, जैसे बैरिया, ऐसे कोई नई भाई है ना, आ जाए ना, आपके लिए सारी सीटें हैं। मेरी क्लास के सजीले जवानों इधर आओ, ये बेंच तुम्हारे लिए हैं, बिस्मिल्लाह। किसी ने वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? किसी भी नई जगह पे चले जाएं, वहां पर अगर आपने आज एक प्लॉट ले लिया 1 करोड़ का लिया, साल बाद वो 1 करोड़ का ही होगा, उसमें काफी ज्यादा चेंज आएगा। तो डिफरेंस हो सकता है ना, बात समझ आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से जहां पर मटीरियल डिफरेंस आ जाए, हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी, कोई बिल्डिंग ऐसी हो या कोई प्लांट ऐसा हो जिसमें 3-4 साल बाद जाकर फर्क पड़े, और कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो हर साल जो है वो करीब ऐसा एसेट हो सकता है जो हर साल जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू चेंज करता हो, ठीक है। तो ये भी इत्तेफाक से एक कॉन्सेप्ट था, थ्योरेटिकली हम थ्योरी ना बड़े बहाने से पढ़ रहे हैं, आपको पता है ना। तो जो पढ़ा जाता है उसको टिक कर लेते हैं ताकि बाद में वक्त जरूरत सनद रहे और काम आए। अब देखिए जैसे कि ये मैं कोशिश करूंगा आज आपको पढ़ाना है मैंने, लेकिन इससे पहले ही, क्योंकि आप लोग पता है ना मेरे से आगे आगे चल रहे हैं, 119 नंबर सफे में डेप्रिसिएशन की हेडिंग दी हुई है। ये वही बातें हैं जो आपने मोर और लेस इंट्रो के अंदर पढ़ी हुई है, इंट्रो के अंदर, बट मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आपने इसको पढ़ना है और मेथड से समेट पढ़ लेना है। इसको भी मैं आज बात कर ही दूंगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे आ ही गया हूं। तो ये जो आपने इंट्रो के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ा था, जिसको मैंने अभी तक छुपा के रखा था आप लोगों की नजरों से, वो भी आज मैं पढ़ा दूंगा। उम्मीद तो बड़ी है, अल्लाह करे मुझे इतना टाइम मिल जाए, ठीक है। तो ये आपने रीड करते आना 119 से लेकर ये यहां तक 123 तक, ठीक है ना। ये सारी बातें मैंने कुछ कर ली हैं ज़बानी कलामी और कुछ कर जाऊंगा, ठीक है, सही है ना। लेकिन इंश्योर करना 119 से 123। अच्छा खैर, बात तो मैं और करने लगा था, बीच में ये आ गया, चलो बहाने से मैंने कहा
मैं आपको अर्ज कर रहा था कि हम ना बड़े बहाने से काम की थ्योरी पढ़ते होते हैं। फ्रॉड लगा रहा हूं आपके साथ, है ना, स्लो पॉइजन आ भी जा, रीवैल्यूएशन की यहाँ पर ये रहा रीवैल्यूएशन। आप देखें ना, ये थोड़ी है कि हम पागलों की तरह कोई थ्योरेटिकल पर्चा थोड़ी है कि हमने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर स्टार्ट करना है, ए से स्टार्ट करना है और जी तक तरतीब से लाना है। नहीं, बस ऐसे ही चलते चलते कुछ पढ़ा करेंगे साथ साथ। और मेरी आदत ज़रा इस तरह से है बेटा, मैं पहले जो है वो थ्योरी नहीं पढ़ाता हूँ, पहले मैं आप लोगों को न्यूमेरिकली कराता हूँ चीज़, वो थ्योरी खुद ब खुद तैयार हो जाती है। स्टैंडर्ड में जो लिखा हुआ है, जैसे स्टैंडर्ड में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, नोट मैं पहले बनाना सिखाऊंगा। जब अच्छे से तैयार हो जाएगा, पेपर पास पेपर भी कर लेंगे, फिर आकर देखेंगे अच्छा अंग्रेजी में ये लिखा हुआ था स्टैंडर्ड में। ये तरतीब है थोड़ी सी उलट, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको पढ़ाया है बातों बातों में। रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है आप पढ़ लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। जब पढ़ाना होगा मैं आपको पूरा भी पढ़ा दूंगा, वैसे आपको पता ही है, लेकिन फिर भी आप फिलहाल सिर्फ ये पढ़ें। रिवैल्यूएशन कितने दफा कितने अरसे बाद होनी चाहिए, यानी कि क्या रेगुलरिटी हो, तो क्या है जी, सफिशिएंट रेगुलरिटी हो। इसको बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन। ये क्या है जी, कि कितना फ्रीक्वेंटली रिवैल्यू करें। चलो ऐसे कर लेते हैं, ब्लैक से लिखता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, रिवैल्यूएशन, इनकलाब नहीं है ये। पता नहीं क्या मसला है किताब में, पहली बार किस किसने आज किताब खोली है, जरा मुझे हाथ खड़ा करके बताएं। आज ही ली हो शायद और आज ही खोली, इतनी ज़्यादा सभी शबाक शबाक समझ नहीं आ रही है, मतलब किताब ढूंढ नहीं पा रहे अभी चीज़ें ना। ये पेज नंबर 137 पे मैं हूँ, मैं खुद बताऊंगा इंशाल्लाह सफ़ा आप लोग। आप लोग बस सफ़ा खुद ना ढूंढा करें, ठीक है ना, जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात सुना करें, फिर सफ़ा मैं आपको खुद बताऊंगा। 137 पे ये थोड़ी सी 2-3 लाइनें लिखी हैं, ज़रा इनको पढ़ते हैं। जो हमने पढ़ा वो हमने जो पढ़ा है अभी ज़बानी वही लिखा हुआ है या नहीं। फ्रीक्वेंसी ऑफ लिखा है ऐसी यार, हद होगी। चलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशंस डिपेंड्स ऑन चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ आइटम ऑफ पीपीई बीइंग रीवैल्यूड। कितना चेंज उसमें आता है इस पर डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी रिवैल्यूएशन की। व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ अ रीवैल्यूड एसेट डिफर्स मटीरियली फ्रॉम इट्स कैरिंग अमाउंट, अ फर्दर रिवैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। अगर मटीरियली डिफरेंट हो जाए, ठीक है, व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ अ रीवैल्यूड एसेट डिफर्स मटीरियली फ्रॉम इट्स कैरिंग अमाउंट, अ फर्दर रिवैल्यूएशन इज। इतनी सी बात याद रखने वाली है, ठीक हो गया जी। बाकी पढ़ लो, अब जाहिर सी बात है आईके ने किताब में जो लिखा होता है, हम वो कहता है मैं किताब से बाहर नहीं जाता, हम उसको इंश्योर करते हैं कि जो किताब में लिखा कम से कम वो तो हम पढ़ें, उससे ऊपर कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। तो आप भी हर चैप्टर के एंड पे फिर ऑडिट किया करें, डाउनलोड करके रख लें। मैंने पहले दिन भी बताया था शायद, डाउनलोड करके रख लें अपने पास। किस किसने डाउनलोड किया आईके की स्टडी टेक्स्ट, माशाल्लाह, बाकियों को भी अल्लाह तौफीक दे। सिर्फ जाना है अपने पोर्टल पे, डाउनलोड करके रख लें। जब चैप्टर कंप्लीट, आपने उस चैप्टर को एक दफ़ा देखना है, कोई चीज़ रह तो नहीं गई, मेरे लिए देखना है, मुझे फिर बताना है, ठीक है ना, मुझे हेल्प, मेरी हेल्प करनी है, ठीक है ना, ऑडिट करना है कि जो, क्योंकि आईके का दावा क्या है कि मैं अपनी किताब से स्टडी टेक्स्ट से बाहर नहीं जाता, तो कम से कम इतनी तसल्ली तो हम कर सकते हैं ना हर चैप्टर के एंड पे कि जो हमने पढ़ा, जो इसमें लिखा हो हमने पढ़ लिया है, उस किताब उसी में से ही सवाल बनना है। आप सवाल जैसे मरोड़ तरोड़ ले, बाहर तो नहीं ना जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, ये बात समझ आ गई। अब आगे सिर्फ एग्जांपल ही है, समझाएगा। सम आइटम्स ऑफ पीपी एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट एंड वॉलेटाइल चेंजेस इन फेयर वैल्यूज दस नेसेसिटेटिंग एनुअल रिवैल्यूएशन। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत वॉलेटाइल होता है, जिन बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज आता है, तो उनको हो सकता है हमें एनुअली रिवैल्यू करना पड़ता हो। जैसे मिसाल के तौर पे बिल्डिंग है, मैं मिसाल ले रहा हूँ, ठीक है, बिल्डिंग एक ऐसा एसेट, कितने गया, सच फ्रीक्वेंट रिवैल्यूएशन आर अननेसेसरी, और ये फ्रीक्वेंट रिवैल्यूएशन अननेसेसरी हो जाएंगी फॉर आइटम्स ऑफ पीपी विद ओनली इनसिग्निफिकेंट चेंजेस इन फेयर वैल्यू। ऐसे एसेट्स के लिए जिनकी फेयर वैल्यू में चेंज ज़्यादा सिग्निफिकेंट, उनके लिए ये इतना फ्रीक्वेंट होने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड इट मे बी नेसेसरी टू रिवैल्यू द आइटम्स ओनली एवरी 3 और 5 ईयर, 3-4 साल बाद, 5 साल बाद जाके उनको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड ने गाइडेंस दी है, ऐसे नहीं कि रिवेंस मॉडल में चले जाएं तो जो जब मर्जी आए करें, जब मर्जी आए नहीं। स्टैंडर्ड ने क्या कहा, आपने इसको देखना है कि इसकी फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू, इसमें मटेरियल डिफरेंस ना आए, ठीक है। चलो अब साथ ये पॉइंट भी पढ़ लें, वैसे अभी इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन जब नोट में जाना है तो वहां पर फिर पढ़ाऊंगा ही। क्लास वाइज क्या मतलब,
आप लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, कंप्यूटर है, व्हीकल है एंड सो ऑन। अब बिल्डिंग्स एक क्लास ऑफ एसेट, ऐसे ही है। अब बोलो, ये मैंने शुरू में जब वो स्टार्ट वाले जिन्होंने 8 लेक्चर्स तो ले ही लिए हैं कम से कम, उन्होंने ये तो सुना ही होगा उन लेक्चर्स में, मेरे ख्याल में जब हम यहाँ से गुजरे थे, कि अगर व्हीकल है और मशीनरी है तो ये दोनों अलग अलग क्लास हैं, दोनों के लिए अलग अलग लेजर हो, अलग कॉस्ट का उसकी डिडक्शन भी अलग एक्विटेशन के अंदर आए। लेकिन व्हीकल 1 2 3 4 5 जितने हों वो व्हीकल अकाउंट में डाल दो। मतलब व्हीकल इज अ क्लास ऑफ एसेट, मशीनरी इज अ क्लास ऑफ एसेट, बिल्डिंग इज अ क्लास ऑफ एसेट। ठीक है ना। अब यहां पर भी गाइडेंस क्या है कि आपने रीवैल्यू क्या करना है। ऐसा करते हैं, एक बिल्डिंग जिसकी वैल्यू बढ़ती नजर आ रही है, एक उसको रीवैल्यू कर लेते हैं, दूसरी तरफ से एक मशीनरी को कर लेते हैं और तीसरी तरफ से एक व्हीकल को कर लेते हैं। एक एक नहीं। अगर आपने किसी भी एक बिल्डिंग को भी रीवैल्यू करने का सोचा है तो जितनी बिल्डिंग्स आपके बिजनेस की हैं उन सबको रीवैल्यू करना पड़ेगा। इसे कहते हैं क्लास, एसेट बाय एसेट एप्लीकेशन नहीं है कि फैसल टाउन वाली बिल्डिंग को रीवैल्यू कर दें, गार्डन टाउन वाली बिल्डिंग को रीवैल्यू कर लें, बैरिया वाली को रीवैल्यू कर लें, या किसी एक को कर लें दूसरी को ना कर। ना 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 ना, बिल्डिंग्स रीवैल्यू होंगी या बिल्डिंग्स कॉस्ट मॉडल पे होंगी। बात समझ आई। और अगली बात, अगर आपने बिल्डिंग्स को रीवैल्यू किया है, मैंने क्या बोला, अगर फैसल टाउन वाली, अगर आपने बैरिया वाली बिल्डिंग को रीवैल्यू करना है तो फैसल टाउन वाली बिल्डिंग को भी रीवैल्यू करना ही पड़ेगा, चाहे फेयर वैल्यू इसकी कम भी हो क्लास वाइज। ठीक है। लेकिन अगर बिल्डिंग्स को रीवैल्यू कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि व्हीकल्स को भी करें, जरूरी नहीं है कि प्लांट मशीनरी को भी करें, जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर्स को भी करें। बात समझ आ गई। इसे कहते हैं क्लास वाइज एप्लीकेशन, क्लास बाय क्लास, एसेट बाय एसेट नहीं, लेकिन क्लास बाय क्लास कर सकते हैं। एक क्लास ऑफ एसेट को आप बिल्डिंग्स को, लैंड को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखते हैं, बिल्डिंग्स को नहीं करते, मर्जी है। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग दोनों को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखते हैं, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट फर्नीचर व्हीकल को कॉस्ट मॉडल पे रख सकते हैं, बिल्कुल इजाजत है। तो एसेट बाय एसेट एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन क्लास बाय क्लास है। तो ये पॉइंट भी पढ़ ही लो। इफ एन आइटम ऑफ पीपीई इज रिवैल्यूड, अगर किसी एक आइटम को पीपीई के रिवैल्यू करना है, द एंटायर क्लास ऑफ पीपीई टू विच दैट एसेट बिलोंग्स शैल बी रिवैल्यूड। तो जिस क्लास से वो बिलोंग करता है उस सारी क्लास को रिवैल्यू करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्लांट इज रिवैल्यूड, ऑल द प्लांट्स एंड मशीनरीज हेल्ड बाय एंटिटी मस्ट बी रिवैल्यूड। ठीक है। चलो, अब ये बात भी बीच में आ गई थी, मैंने कहा चलो। तो इफ एन आइटम ऑफ पीपी इज रिवैल्यूड, एंटायर क्लास ऑफ पीपी टू व्हिच दैट एसेट बिलोंग्स शैल बी रिवैल्यूड। चलो, अब ये भी पढ़ ही लो। अब ये क्या, अब ये तो आपने पहले ही कर लिया है। ये अब जिन बच्चों ने ये 3 लेक्चर नहीं ना लिए हुए, इनको परेशान करने के लिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं ये बाद में पढ़ाता होता हूँ, ताकि इनको एहसास हो कि आज जाके हमने ये 3 लेक्चर्स फड़का देने हैं। बड़े आसान, थोड़ी हिम्मत करके बैठना है। इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे सैयद अहमद खान इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि मैं आपको क्या बताऊं। है मजमून लिखा ना इस जैसे ने। डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूड एसेट्स आर डेप्सिड इन द सेम वे एज अंडर। क्या ऐसा ही हुआ था? बस फर्क सिर्फ ये था कि रीवैल्यू हो गया तो वो कॉस्ट तो बाकी नहीं रही, नई वैल्यू आ गई, रीवैल्यूड अमाउंट पकड़ी थी, और लाइफ को भी मजबूरन हमें क्या करना पड़ा था, रिमेनिंग वाली लेना पड़ा। ठीक है। चलो। चलो आ जाओ यार, कहाँ से हम कहाँ निकल गए। आज बहुत टाइम ज़ाया किया हमने। ये कहाँ से बात निकली थी और किधर चली गई? हाँ, बात यहाँ से चली थी कि वो जो सवाल था ना, एक ये वाला, ये आपका होमवर्क था। इसका मैं आपको सलूशन दूंगा, आपने बस याद कराना है। अगर कल भी आपको ना मिले, क्योंकि अभी तक अहमद नज़र नहीं आ रहे मुझे, ठीक है, तो टाइप तो वही करके देंगे, मैं उनको बताऊंगा, फिर मैं चेक करूंगा। ठीक है ना, कोई नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगा। ये भी आपका होमवर्क था, लेकिन ये मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है जी। एक तो इसके अंदर ये चीज़ आ रही है, ख़रीदा था 1 जनवरी 10 को, और 2 साल के बाद रीवैल्यू हुआ, और फिर 2 साल के बाद हुआ। ठीक है। तो इसलिए ये सवाल हम कर रहे हैं। तो जिनका आज ये पहला लेक्चर है, जस्ट सिट एंड एंजॉय। अफसोस तो हो रहा होगा, काश हम इतनी अयाशियां, हम इतनी वेव स्किल ना करते। उसके बाद ये 57 करवाऊंगा,
ये भी होमवर्क था, अभी करवाता हूँ इंशाल्लाह। फिर 58 का टाइम नहीं बचेगा, 58 कल पे रखेंगे, ठीक है। ये फिर 3, कोई फ़र्क नहीं है। हमने एक रिवैल्यूएशन वाला सवाल किया था, 1 से 2 पे आ गए, अब 2 से 3 पे जाएंगे, असूल अपने वही रखेंगे। तो चलें जी, आ जाएं, 56 करते हैं। कौन सा जी? 56, ठीक है। ये मार्कस फ्रेश हैं भाई, ये ईद से पहले की इंक भरी हुई है इनमें। ईदों बाद इन्होंने नहीं, ईदों बाद ताज़ा करना सी तुसी, हर चीज़ ईदों बाद। इनका बेचारों का क्या कसूर है? लो भाई, रिजल्ट के बाद। अच्छा जी, क्या तरतीब बताइए जी आपको इन सवालों करने? रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर करो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। मैं तो साथ में अभी तक आपको लेजर्स भी बनवा रहा हूँ। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी साथ जितने सवाल करते हैं लेजर बना रहे हैं अभी तक? ओके, और कौन कौन कहता है कोई लोड नहीं? हाथ खड़ा करे, बता दिया करे, मैंने कुछ नहीं कहना, कोई लोड नहीं। लोड है पाए, मैंने कहा था जब तक मैं मना ना करूँ ना, जब छुट्टी किधर है मेरी, ये पढ़िए। मैंने जब कहा था हैं कि जब तक मैं ना कहूं तो नहीं रुकना, तो क्यों रुके? नहीं 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 नहीं, नहीं कहना तो मैंने कुछ नहीं था, लेकिन जब तक मना ना करूं आप लोगों ने रुकना नहीं है, ठीक है। ये 3 रिवैल्यूएशन वाला सवाल भी आपसे लेजर बनवाना है। अच्छा, फिर मामला तो वहीं पे आना है ना कि 3 रिवैल्यूएशन वाले सवाल में फिर मैं ईयर एंड पे भी रिवैल्यूएशन को लेके जाऊंगा। तो जब ईयर एंड पे लेके जाऊंगा तब भी एक बार वो भी हो जाए, उसके बाद फिर लेजर्स छोड़ देंगे। लेजर्स नहीं बनाने, हमारे सवालों में रिक्वायरमेंट ही नहीं आती। लेकिन लेजर ही की स्टेटमेंट फॉर्म मैंने आपको कहा था नोट है, और नोट का सवाल सबसे ज़्यादा टेस्ट होने वाला सवाल है इस चैप्टर में से। 15 से 18 नंबर का आता है, इस बार भी आया 16-17 नंबर का सवाल आया, ठीक है, नोट का। और नोट के सवाल में रीवैल्यूएशन इज आ मस्ट, उसके बगैर अब आपका FR1 का सवाल होता ही नहीं है। आइए 16 से सवाल आए और रीवैल्यूएशन ना हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि है यही काम की चीज़। तो प्लीज़ अभी जारी रखिए, ओके जी। तो वर्किंग किया करते हैं हम, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, सरप्लस और P&L, और उसके बाद जर्नल एंट्रीज करते हैं। हाँ, होमवर्क में करवाऊंगा अब आपसे, मैं क्लास में शायद ना बनवाऊं, ताकि मैं आपको जर्नल एंट्रीज डायरेक्ट वर्किंग से सिखाऊं, ठीक है। तो शुरू करें काम, हो सकता है बना भी दे। बहरहाल कितने साल्स हैं? अच्छा, वैसे तो सवाल में उन्होंने कहा है जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करो 12, 13 नहीं 10, 11, 12, 13, 14, ये 5 साल तो हैं ही। मेरा दिल कर रहा है 15, 16 भी मैं वर्किंग में कर दूंगा, ताकि एक बार पक्का हो जाए, ठीक है, कि 2 साल बाद रिवैल्यूएशन हो तो क्या फर्क पड़ना है सवाल में। हमारे सवाल में कोई, क्योंकि मैंने आपको जो रूल पढ़ाया है ना वो रिवैल्यूएशन का पढ़ाया है। वर्किंग के लिए क्या असूल बताया आपको, जरा मैं भूल रहा हूं, असल में ईद से पहले का पढ़ा हुआ मुझे भूल रहा है। आप लोगों को तो याद होगा माशाल्लाह, आपने ईद पे बैठ के पढ़ा होगा। बोलो, वर्किंग के लिए क्या असूल था? सादा सादा बातें हमारी, हम सादा सादा लोग हैं, छोटे लोग हैं, छोटा गोश्त खाते हैं जी, तो सादा लोग हैं जी, सादा सादा बातें हैं जी। एक वर्किंग में एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर सरप्लस या लॉस। सरप्लस भी देख लिया हमने, लॉस भी देख लिया। अभी इंशाल्लाह कल देखेंगे सरप्लस के बाद लॉस के बाद सरप्लस आ जाएगा, फिर हमें तरतीब पता लग जाएगी। अच्छा, फिर ये जरूरी नहीं पहले सरप्लस ही होगा हमेशा, और फिर उसके बाद लॉस और फिर सरप्लस। पहली बार भी लॉस आ सकता है, फिर सरप्लस आ सकता है, फिर लॉस। अच्छा, सरप्लस पे सरप्लस आ सकता है, लॉस पे लॉस आ सकता है। हमारी बला से हमारी जाने बला। हमारा असूल क्या है वर्किंग के लिए? एक लाइन खाली जोड़ेंगे, रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर सरप्लस या लॉस, बस, ठीक है। अच्छा, फिर वो अलग बात है कि जब सरप्लस आया था तो उसने देखा था आगे लॉस खड़ा था, नहीं सॉरी, जब लॉस आया था कल परसों ही से पहले है, कल की बात लग रही है, ये पिछले जुमे को, ठीक है। हमारे सरप्लस, हमारा लॉस आया था तो सरप्लस आगे खड़ा था यूं करके, तुम्हें मेरी लाश से गुजर गई, P&L में जाना पड़ेगा, और क्या हुआ था? वो गुजर गया था, ठीक है ना। तो वो वाला काम है, वो तो होता रहेगा, ऐसे ही तरतीब है, प्लस माइनस, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1 में यहां से शुरू कर रहा हूं, इजाजत है भाई कोने वालों? क्वेश्चन नंबर बताओ पहले। 56, पेज नंबर 163। ये 6 बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज जी। वर्किंग नंबर 1, क्योंकि जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड है। तो वर्किंग नंबर 1 क्या है जी मेरी? डेट, डिस्क्रिप्शन, भाई एंड वालों
यार ये मार्कर जरा ताज़ा करवाएं किसी से, एंड वालों। अरे ओ एंड वालों, नजर आ रहा है कुछ? मुझे एंड वाले बताएंगे। भाई को जगह दें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्लास स्टैंड अप कराऊं? हाँ आए, लेट क्यों आए आप? वजह कोई नहीं है, सुते रह गए थे। मार्कर भाई ताज़ा करवा दे। भाई एंड वालों, अरे ओ एंड वालों, जरा बताओ ये क्या लिखा हुआ है भाई? स्टार्ट वाले ना बताएं, आखिरी 2 रो वाले बताएं बस। ये क्या लिखा हुआ है? ओके बेटा, इधर से भी बताना है आप लोगों ने। ये नजर आ रहा है सही? गुजारा हो रहा है? चलो अच्छा जी। डेट डिस्क्रिप्शन, एसेट रिवैल्यूएशन, सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारे जनाब 3 अदद कॉलम्स हैं। अच्छे से पढ़ लें इसको, मैं बता रहा हूँ, मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को। FAR 2 में जाएंगे ना, इसी वर्किंग के आगे 2 कॉलम और ऐड हो जाने, जान नहीं छुट दी, ठीक है? कोई तो चलेगा। चलें शुरू करें काम। कब खरीदा था जी एसेट? कब खरीदा था? सवाल नंबर 57 नहीं, सवाल नंबर 56 कर रहे हैं हम। अपनी किताबों पे जरा नजर डालिए, को लिखा हुआ है एंटिटी ओन्स फॉलोइंग एसेट जिसकी डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 10 पर कितना? 100 मिलियन, और यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल। मैं यहां से काम शुरू कर रहा हूं। अब जरा जाके, मुझे पता है सफर के थके हुए हैं आप लोग जो आउट स्टेशन से आए हैं, नींदें आ रही हैं, थोड़ा हिम्मत से जाग के बैठना आज, ठीक है ना? तो कल तक वैसी आदत हो जाएगी। 1 जनवरी 2010, मेनू 10, व्हाट इज द कॉस्ट? 100, ठीक है जी। अब ये एसेट खरीदने की जर्नल एंट्री कर सकते हो आप? क्या होती है भला? एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है। मैं तो कहता हूं कुछ मौजूद मेहमान आज पहला दिन आए हैं, बल्कि साल तो पूरा करें। अब मेहमानों का हम क्या करें, मेहमान क्यों इतना लेट आए हैं? हम साल पूरा कर लेते हैं, पूरा साल करके फिर साल की एक साल की एंट्रीज करते हैं, ठीक है? ओके। हालांकि हमने पहले दिन तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप एंट्रीज की थी। हाँ जी। अब साल गुजरेगा तो क्या होगा? एंड पे जाके एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, एसेट जैसे ही अवेलेबल फॉर यूज होता है डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाता है, लेकिन हमने कहा था हम पागल थोड़े ही हैं कि हम रोज डेप्शन की एंट्री कर। अकाउंटेंट को और कोई काम नहीं है, डेली पहले जब जैसे कि वो मतलब अपना साइन आउट करना चाहे अपना लॉग इन, ठीक है, तो सबसे आखिरी काम जी डेप्रिशिएशन करके जाऊं मैं एंट्री। रोजाना थोड़ा करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, महीने बाद बनानी है, तो महीने के एंड पे बैठ के 1 महीने की डेप्शन चार्ज कर दो। 3 महीने बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो 3 महीने बाद 3 महीने के एंड पर 3 महीने की डेप्शन चार्ज कर दो। साल की रिपोर्ट बना रहे हो, यहाँ पर साल की फाइनेंशियल बना रहे हो तो साल के एंड पे बैठ के पूरे साल की एक बार एंट्री करो। तो पूरे साल के एंड पे एक ही बार एंट्री कर लेते हैं हम। तो डेट क्या है जी? देखा, भूल गए ना, भूल गए ना? पढ़ते कम से कम ईद के दिनों में तो ना भूलते। मैंने कहा था डेट पहले ना लिखा करो, हालांकि इससे हर्ज कोई नहीं है, लेकिन आगे जाके फायदा देगी ये बात आपको। फिर डेट लिखवा रहे हैं, बदतमीज। डेप्रिसिएशन बोलो, 100 डिवाइडेड बाय 10। ये मैंने इसलिए कहा था कि कहीं ये ना भूल जाएं, यहां पर 31 दिसंबर हो जाए तो कहें जी 10 साल थे अब तो 9 रह गए। ऐसा नहीं करते होते, हम आज तक कभी नहीं किया ऐसे, ठीक है ना? असल में तो इसी कॉस्ट को लेकर हमने डेप्रिशिएट करना था ना 10 साल पे, तो अभी 1 साल गुजरा है, तो ये 100/10 उसी 10 में से एक गुजरा है ना जब ईयर एंड पे आए हुए हैं, ठीक है? खैर चलें छोड़े। अब लिख ले बेशक डेट 31 दिसंबर 2010 पर ये आ गया 10 पे बस। नाउ व्हाट इज दिस 90? दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू। दिस इज कॉल्ड, हाँ, BV CAV कहते हैं, मतलब दोनों साथ साथ हैं, कर लो। अच्छा हाँ सर, यही तो दोनों मसले हैं जी। बेटा एंट्रीज करें फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। लें जी, सबसे पहले तो आप मेहरबानी करके जरा एसेट खरीद लें। बोलें 1 जनवरी 10 पर एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। जरा मैं ये एंट्रीज छोटी छोटी करूंगा, एंड वालों बड़ी सादा है, क्योंकि मेरा दिल है यहां पर फिर जो काम शुरू हो नहीं, बल्कि 2000
12 में जाके ऐसे रीवैल्यू हो रहा है ना, चलो ठीक है, फिर भी यहाँ पे 10 और 11 में यहाँ कर दूंगा ताकि ये नज़र में हो कि जब रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं यूज होता तो क्या चला करता है हर साल में। और फिर 12, जब पहली बार 12 में रीवैल्यू हो जाना है तो फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17 इतने साल है ना, उनको मैं सामने रखना चाहूंगा ताकि आपको ये पता हो कि रीवैल्यूएशन मॉडल जब चलता है तो एंट्रीज किस तरह से होती हैं। ये सवाल इसलिए क्लास में जरूरी करवाया करता हूं मैं, क्योंकि मैं यही सवाल करवा रहा हूं जिसके अंदर 1 साल की बजाय 2 साल के बाद रिवैल्यूएशन है। अब ये असूल है ना, ये भी सीखने की चीज है। अब चाहे 2 साल बाद हो चाहे 5 साल बाद हो, सीख लेंगे ना इस 2 साल से भी। जो 2 साल में ट्रीटमेंट करना है 3 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, ट्रीटमेंट तो हो ही रहेगा ना। अभी तक तो हमने 2 सवाल किए थे जो उनमें एनुअल रिवैल्यूएशन थी जो मैंने करवाया था, लेकिन ये क्या है, ये 2 साल के बाद है। ठीक है, तो ये भी सीखने की चीज है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर चले, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, 100 से। ठीक है जी। और उसके बाद 31 दिसंबर 2010 आया तो डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 10 रुपए से। 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए आंदे जाओ ते पींदे जाओ, हुण ते खांदे पींदे जाओ, रोजे मुक गए ने। बड़ा चहक रहा है आज, रोजे खत्म हो गए ना, है ना, छोड़ा हुआ, एक दूसरे को बातें करते रहते हैं ऐसे बैठ। अच्छा जी, ले आओ ना यार, ले आओ मार्कर्स ले आओ। किसका इंतजार है तुम्हें एजाज? और अगर ये भी सही ना हुए, ये भी मेरी तरह बुझे बुझे से हुए तो मिक्स हो जाते हैं फिर। अच्छा जी, नाउ अगला साल शुरू होता है और खत्म भी हो जाता है, क्योंकि अगले साल में कोई ऐसी काबिल जिक्र चीज ही नहीं है। इधर आए, सीए यहाँ सीए या 10 है, 11 में कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा था जब ऐसा कुछ हो तो पहले यहां तक पहुंचो। हमने ऐसे और काम देखे थे, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की एग्जांपल्स की थी, एस्टिमेट चेंज किया था। मैंने कहा था जब कुछ हो रहा है वहां तक पहले पहुंच तो जाओ। ऐसे अभी तो यहां पे कुछ हो रहा है ना, वहां तक तो पहुंच जाए। तो इसलिए मतलब अभी ये 12 का स्टार्ट है, अभी तो हम 10 के एंड पे खड़े हैं, तो 11 के एंड पे आओगे तो क्या होगा। स्पीडें चेक की मेरी, ईद के बाद से हुई है तेज जी। तो डेप्रीसिएशन अब स्ट्रेट लाइन मेथड है। आज तक आईकेएप ने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला मेथड हो और रिवैल्यूएशन करवाई हो एसेट की, ऐसा सवाल आईकेएप ने आज तक नहीं टेस्ट किया। लेकिन हम कर लेंगे एक सवाल छोटा सा एंड पे जाके। हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन में ना, इन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में एंड पे एक सवाल पड़ा है। फर्क तो पड़ता कोई नहीं है, पता तो होना चाहिए ना कि कोई इतना मसला कोई नहीं है। बस वो पता है आपको कि रेट निकालने के रिड्यूसिंग बैलेंस में फॉर्मूला जो यूज होता है, ठीक है ना, तो बस वो थोड़ा सा मसला है। ये वैसे आईकेएप ने आज तक कभी भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं किया। अच्छा भाई, उसे कहो ब्लू और रेड भी एक ताज़ा कर दे मुझे। 11 वाला साल शुरू होता है जी, और 11 वाले साल में मैं ब्लू कर रहा हूं। एंड वालों जरा ये देखो, ब्लू नजर आ रहा है एंड वाले, इधर से इधर से, ठीक है। हर साल का कलर अलग कर लेते हैं, मुझे याद कराते रहना, ठीक है। तो भाई स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत क्या होती है जी, हर साल फॉर्मूला रिपीट होता है, यानी डेफिनेशन सेम होती है। यानी पर्चे में ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है ताकि आपको जरा और याद हो, ठीक है जी। 10 अच्छा 10 ओके। तो तुसी आ गया, ये तुसी क्या है, ये तुसी बुक वैल्यू है, और ये 31 दिसंबर 2011 की है। ओके, अब फिर क्या होगा ना जी, अभी ईयर एंड होगा 11 का और एंट्रीज करेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11। तो 31 दिसंबर 11 वाले साल में पहली एंट्री तो नहीं होगी, ऐसे तो दोबारा नहीं ना खरीदना, लेकिन ईयर एंड पर इसको क्या करेंगे, इस तरह मैं आमने सामने इसलिए चला रहा होता हूं। तो 31 दिसंबर 2011 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। अच्छा, अभी तक भी ना जो आज मोजेज मेहमान आने ग्रामी तशरीफ लाए हैं ना, अभी तक भी यही सोच रहे हैं हाले कुछ नवा होया कोई नहीं, एवं बस उन्हें डराए ऐसे, कुछ नया है ही नहीं। जब आपने इंट्रो पढ़ ली है, वो अकाउंटिंग तो आपने पढ़ ली है, अकाउंटिंग तो आपको आती है। मैं तो बस वैसे ही बस आप शुगर लगाता हूँ रोज यहाँ पे आके, कोई नया ऐसी, ठीक है ना।
तो कुछ नया है ही नहीं, बस 2 लेक्चर्स बस पिछले ले लेना जल्दी से आज ही, ठीक है? ओके, यू विल एंजॉय टुमारोज क्लास. इंग्लिश इज ऑल्सो कमिंग फास्ट आफ्टर रमजान. जी, ओके, यू नो दिस इंग्लिश? ओके, दिस इज फास्ट इंग्लिश. यू विल ऑल्सो गेट स्लोली. अच्छा बच्चों, अब वो दिन आ गया जिसका आपको इंतजार था. रिवैल्यूएशन हो रही है. यकम जी 12 में एसिड रिवैल्यू हो गया. तो क्या करेंगे वर्किंग में? सारे चुप करें भाई, बताएंगे क्या करेंगे हम वर्किंग में. देखा चिट्ठी करने का अंजाम. क्या करेंगे? एक लाइन खाली छोड़कर रिवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे. बैलेंसिंग फिगर हमारी होगी, सरप्लस भी हो सकता है, लॉस भी. ठीक है, तो लेट्स चेक इट आउट कि सरप्लस है कि लॉस. तो एक लाइन खाली आपने छोड़ दी, मुझे जरा लिखना पड़ता है. यकम जनवरी 2012. मैं हर साल को अलग कलर से कर रहा हूं, जरा दूर से नजर आए. एक लाइन खाली छोड़ दी आपने, और एक लाइन खाली छोड़कर आपने रिवैल्यूड अमाउंट लिखी. प्लीज एंड वालों, ओ एंड वालों, मैं सारी जिंदगी ना क्लास के सबसे आखिरी बेंच पे बैठ के पढ़ा हूं, इसलिए मेरी जो मोहब्बत बैक बेंचेस के साथ होती है ना, वो जरा डबल होती है. ठीक है ना? इसलिए आप लोगों को जहां कहीं में नजर आए ना कि नहीं नजर आ रहा, जहां कहीं पे नजर ना आए, आपने मुझे बता देना है. ठीक है? ओके, वैसे मुझे नजर आता था एंड पे बैठ के, ऐसी कोई बात नहीं जी. अब रीवैलिड अमाउंट क्या है? 120. चल रहे हैं अभी तक सारे सवाल ऐसे ही चल रहे हैं जिनके अंदर पहली रिवैल्यूएशन में सरप्लस आता है, लेकिन कोई फर्ज नहीं है ये. ठीक है, हो सकता है अगले सवाल में ऐसा हो कि पहली रिवैल्यूएशन पर ही लॉस आ जाए. इट में हैपन. ठीक है, अच्छा, तो रिवैल्यूएशन अमाउंट कितनी है जी? 120. तो 80 से 120 पर जाना है, तो एसिड बढ़ेगा या कम होगा? एसिड का बढ़ना खुशी या गम? केड़ा काम वाला? एसिड का बढ़ना. आपके जेब के अंदर आपका कैश पड़ा है 100, ये 100 से 200 हो जाए तो खुशी मिलेगी या? एसिड है ना, एसिड. ठीक है, तो ज्यादा खुशी हो गई है जी. 40 रुपए का क्या आ गया? रिवैल्यूएशन सरप्लस. ठीक है जी. अब इस सरप्लस को सरप्लस वाले कॉलम में हम लिखते हैं. इसके पीछे बड़ी साइंस है. सरप्लस का कॉलम, सरप्लस क्या है? अब किसी को जो आ जाए उसको क्या पता कि ये सारी बातें क्या हैं जी. हाँ, इसके पीछे कुर्बानी है आप लोगों की. रमजान के अंदर आके पढ़ना, 2 दिन लगाकर हमने ये काम सीखा था. ऐसे थोड़ा ही है कि ये आपके बराबर हो जाए. जोर लगाना पड़ेगा इनको, डबल. ठीक है, अच्छा ले जी. अब एसिड क्या हो गया? रीवैल्यू. क्या हो गया? एसिड रीवैल्यू. अब मेरे ख्याल में पूरा वर्किंग साल की पूरी कर लेते हैं, क्या ख्याल है? पूरे साल की एंट्रीज करेंगे भी. ठीक है, तो अब इस एसिड को डेप्रिशिएट करना है. ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या पुराने वाली कॉस्ट 100 अभी रही है हमारे पास? तो अब जो है वो एसिड की वैल्यू बदल गई, कॉस्ट से रिवर्स मॉडल पे लेके, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट से हम उठाकर उसको फेयर वैल्यू पे ले गए. किस पे ले गए? तो एक तो अब हमारे पास वो 100 नहीं है डेप्रिशिएट करने के लिए, बल्कि यूं समझ लो हमारी डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? ये 120, जिसको हमने अब बाकी एसिड की लाइफ पर डेप्रिशिएट करना है. किस पर करना है? एसिड की बकिया रिमेनिंग लाइफ पर. ठीक है, तो फॉर्मूला आपको सिखाया था. और अगेन डेट पहले लिख लेंगे. कभी नहीं लिखेंगे. तो डेप्रिसिएशन रीवैल्यूड अमाउंट. अच्छा, अगर रेजिडुअल वैल्यू गिवन होती तो माइनस करते, स्ट्रेट लाइन मेथड. और अगर वो रिवाइज होती तो रिवाइज वाली करते, नहीं तो पुरानी वाली करते. बहरहाल फिलहाल नहीं है सवालों के अंदर. अभी सिर्फ ना एंट्री सिखा रहा हूँ, तरतीब सिखा रहा हूँ. छोटी मोटी बातें पे देख लेंगे, सवालों के अंदर आ जाएंगी पास से. ठीक है, 120 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ. अब रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालनी है? रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर. अब ये इसलिए मैं यूं कहा करता था. अच्छा, फिर मैंने साथ ये भी आपको कहा था कि लाइन ना होना या एक लाइन का लिखा होना कि द यूजफुल लाइफ, द एस्टीमेट ऑफ यूजफुल लाइफ रिमेन्स अनचेंज्ड, का मतलब है जो 10 साल ओरिजिनली लाइफ थी वो आज भी वही है. तो 2 गुजर गए तो रिमेनिंग कितनी? 8. रिमेनिंग कितनी? 8. ठीक है, तो हमने रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालनी है? रिवैल्यूएशन के दिन. अब जिनका आज पहला दिन है रिवैल्यूएशन का, उन्हें क्या पता क्या बातें होनी है जी. तो रिमेनिंग लाइफ इस दिन निकालेंगे.
तो यकम जनवरी 10 को अगर एसेट खरीदा था तो यकम जनवरी 11, यकम जनवरी 12, कितने साल गुजर गए? 2 साल गुजर गए। रिमेनिंग 10 में से 2 गए तो 8। तो यहां पर हमने डिवाइड बाय 8 किया। जैसे ही आपने ये किया आपको रोने की आवाजें आ रही। आपने कान लगा के सुना तो आवाज आ रही थी मैं भी नाल ही जाना है, मैं भी नाल ही जाना है। ये खत्म होता जाए, एसेट खत्म होता जाए तो सरप्लस भी इसी से रिलेटेड है ना, इसको भी साथ साथ खत्म करना जरूरी है। तो हमने फिर एक नाम रखा था इसका हशर, और साथ ही क्या कहा था, मतलब उन्हें क्या पता जिनका आज पहला दिन है जी। तो 40 डिवाइडेड बाय 8। लो जी, मतलब पहले दिन का मतलब रीवैल्यूएशन का पहला दिन है, जो पिछले 2 लेक्चर्स नहीं। जरा दोबारा हाथ खड़ा करें, पहले पिछले 2 लेक्चर्स नहीं लिए हुए। जरा मैं ज़ियारत करना चाह रहा हूँ जरा, है माशाल्लाह। अच्छा कम क्यों हो गए हैं ये? शर्म आ रही है ना? काश क्या आ जाए, बेशर्मों को शर्म। छुट्टी करना चलो एक जुर्म था, लेक्चर दिए कि अल्लाह करे करके आ जाए, नहीं तो पहला लेक्चर तो सबने ले लिया। ऐसा बच्चा बैठा हो जिसने पहला लेक्चर भी नहीं लिया था, हमारा पहला लेक्चर, ऐसा तो कोई नहीं। मैंने पहले लेक्चर में कहा था पीआरसी इज ओवर, अब मजाक खत्म हो गया। हाईकैप ने वो जो मजाक था ना, अब हाईकैप खत्म हो गया, अब हाईकैप सीरियस हो चुका है। आप भी सीरियस हो जाएं। 15 पे 5 जोड़ना है, फिर ये 15 और ये 5। इस 5 को कहते हैं इंक्रीमेंटल। एसिड एडिशन जो मेंटल हुई है, इंक्रीमेंटल उसे कहते हैं। यस सर जी। 105 और 35। चस नहीं आई जी। तो दिस इज बुक वैल्यू। हाँ, 31 दिसंबर 12 और 31 दिसंबर 12। लो जी, 12 वाला साल हुआ इख्तिताम पजीर। अब 12 वाले साल की जनरल एंट्रीज करूंगा। अब मैं जनरल एंट्रीज यहां शुरू कर रहा हूं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। दिल करेगा तो उठा देंगे, दिल करेगा तो, ठीक है। हाँ, शीट ही है ना अपनी। अच्छा, अब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। अच्छा, एक अजीब फीलिंग आती है जब सवाल आपने किया हो, सोल्यूशन मौजूद ना हो, और जब अगले दिन उस्ताद क्लास में वो सवाल करे और आपका सवाल मिन व अन सेम हो जाए, एक वो अजीब फीलिंग है। तो यही तो असल चीज़ है जो अनसीन की ट्राई करते करते इस कॉन्फिडेंस तक लेके आएगी कि पर्चे के अंदर वाला अनसीन सवाल भी आप करते हुए आपको ये कॉन्फिडेंस होगा, हाँ जो कर रहा हूँ जैसे आज तक बगैर देखे करता था सही होता था, तकरीबन आधे से ज़्यादा ये भी सही होगा पर्चे में बैठ कर भी। इसीलिए कहता हूँ सोल्यूशन आपके लिए हराम है जब तक एक बार आप सवाल कर ना ले। जहां समझ ना आए XYZ अज्यूम करके सवाल को जैसे तैसे पूरा करें। ये आदत नहीं अपनाएंगे तो पर्चे में, माजरत के साथ, पर्चे में कहीं से ऊपर से नजूल नहीं हो जाना एकदम से, ठीक है। तो ये कर रहे हैं ना आप लोग, ऐसे ही कर रहे हैं ना आप लोग सोल्यूशन देखे बगैर एक बार सवाल पूरा करते हैं ना। कौन कौन नहीं करता? ऐसे हाथ खड़ा करें, नहीं करता, बता दें, कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, अब करना शुरू करेंगे ना इंशाल्लाह, नियत कर लें आज से। ओके हैं, 2-4 ने हिम्मत की है, अल्लाह उनको तौफीक भी देगा, पास भी करेगा। बाकी जिन्होंने नहीं बताया, अल्लाह अगली बार उनको तौफीक दे बताने की भी, और अल्लाह पास उनको भी कर ही देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो दुआ तो हम सबके लिए करेंगे ना, मिलके एक दूसरे के लिए दुआ करते रहना चाहिए ना। एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो क्या होगा? आपका नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ जी। फिर रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में एक लाइन छोड़ी थी और रीवैल्यूड अमाउंट लिखी थी और बैलेंसिंग फिगर आई थी सरप्लस या लॉस। जर्नल एंट्रीज में क्या करते हैं? नहीं, यूं ना बोला करो, क्या करो, रीवैल्यूएशन के लिए, रीवैल्यूएशन के दिन 2 जर्नल एंट्रीज होती हैं। ये जिस मेथड को आईकेप टेस्ट करता है, जिस मेथड में हम चल रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं। रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज होती हैं, रीवैल्यूएशन की 2 जर्नल एंट्रीज होती हैं। पहली ट्रांसफर, भला क्या पता उनको जिनका आज पहला दिन है। रीवैल्यूएशन के दिन पहली जर्नल एंट्री किसकी होगी? ट्रांसफर की। किस चीज की ट्रांसफर? रीवैल्यूएशन के दिन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर जितना बैलेंस पड़ा है भाईजान, जितना बैलेंस पड़ा है उसको उठा के हम ट्रांसफर करते हैं एसेट अकाउंट में। पूछो क्यों? क्योंकि एसेट को बुक वैल्यू पे लाना है। आप फिर पूछो क्यों? ताकि उसको फेयर वैल्यू से कंपेयर कर सके। फिर पूछो क्यों? ताकि सरप्लस या लॉस निकल सके, ठीक है। अब ये सारी बातें किसी को पता होंगी? जिसका 13वां 14वां लेक्चर, 15वां लेक्चर, 14वां 15वां लेक्चर हुआ होगा। आज ले लेंगे ना इंशाल्लाह।
ठीक है, यहां से जाते साथ ही भूल जाएं सब कुछ, हर चीज परे हो जाए, खाना पीना सोना भूल जाएं सब कुछ, और बस एक ही धुन सवार हो। जो भी होगा 14-15 लेक्चर आज होगा तो ही मैं कल क्लास में आऊंगा या आऊंगी, और नहीं होगा फिर भी क्लास में आना है ताकि सर कल दोबारा बेइज्जत कर सके हमें। ठीक है जी। तो 1 जनवरी 2012 को ट्रांसफर की एंट्री में भूल गया यार ईद के दिनों में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट एसेट क्रेडिट। माशाल्लाह, इतना आसान काम है, डरना नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा, सिर्फ आप लोगों को थोड़ी सी गैरत दिला रहा हूँ, थोड़ा शर्मिंदा कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जब आप एक बार लेक्चर्स लेंगे आप कहेंगे यार इतना आसान था, इतना आसान था, अच्छा ही हुआ घर रेस्ट कर लिया, चलो पढ़ तो लिया। ठीक है, अच्छा चलो जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। अब स्टेप 2 पे मूव करते हैं। कल तक जितने लेक्चर्स करवाए मैंने, क्योंकि मैं लेजर साथ बनाता था, एक्यूमुलेशन का बैलेंस नजर आ रहा होता था। आज एक स्टेप आगे जाते हैं, आज मैं जर्नल एंट्री से आपको एक्यूमुलेशन का बैलेंस निकलवाता हूं। वैसे ये भी हमारी मंजिल नहीं है, मंजिल हमारी ये है कि हम इस वर्किंग से डायरेक्ट ढूंढा करेंगे किसी भी तरह से। ठीक है, क्योंकि पर्चे में ना वो आपको कहता है प्रिपेयर नोट। ठीक है, और मिसाल के तौर पे नोट वो कह देगा बनाओ 2012 के साल का। ठीक है, और 2012 में रीवैल्यूएशन भी हो रही होगी। अब वर्किंग तो सारी तफसील से करनी पड़े शायद आपको, लेकिन नोट तो सिर्फ 12 का बनाना है। ठीक है ना, तो फिर हमें ये एक्यूमुलेशन की एंट्रीज जो हैं, ये एक्यूमुलेशन की जो फिगर है वो इससे ढूंढनी ज़रूरी आनी चाहिए। ठीक है, और सही है ना। आगे चल के 10वें साल के अंदर इस एसेट के 10वें साल का नोट बनवा ले, हम बना सकें, हमें यहाँ से सीखना है, लेकिन ये कल सीखेंगे इंशाल्लाह। अभी स्टेप 2 पे हम आए, अगली सीढ़ी चढ़ते हैं, एक्यूमुलेटेड का बैलेंस ढूंढते हैं। ये थोड़ा सा मैंने करवाया भी था लास्ट टाइम। ठीक है, एंट्रीज से कैसे एक्यूमुलेशन क्रेडिट हुआ, फिर क्रेडिट हुआ, आज तक क्रेडिट ही हुआ। डेबिट कितने से क्रेडिट हुआ आज तक? 10 और 10 20 से। तो इसका मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस एक्यूमुलेट हो चुका है? 20। समझ आ रही है आपको? यार कमाल नहीं होगा वैसे, है ना? फिर लेक्चर रहने देते हैं पिछले, है ना? मर जाऊंगा सर, पिछले लेक्चर नहीं छोड़ूंगा, आज ही जाकर मैं ये पूरे करूंगा। कहो वही मैं दूसरे तरीके से कह रहा था, जरा डराने वाले तरीके से जी। तो एक्यूमुलेटेड अकाउंट के अंदर 20 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं, इसको करो डेबिट और एसेट अकाउंट को कर दो क्रेडिट। नाउ एसेट अकाउंट में क्रेडिट 20 पढ़ने से एसेट आ गया हमारा बुक वैल्यू पे। ठीक है, अब इसको उठाकर ले जाना है फेयर वैल्यू पे। अच्छा, अब ये उठाकर ले जाना का मतलब हमेशा ऊपर ही नहीं होगा। उठाकर ऊपर ले जाएंगे तो सरप्लस है, उठाकर इस एसेट को नीचे ले आएंगे तो लॉस होगा। लेकिन आज हमारा फिलहाल तक क्या है? सरप्लस ही है। तो एसेट को 80 से उठाकर किस पे ले गए? 120 पे। तो 40 रुपए से एसेट बढ़ गया। मैंने ये भी बताया था आपको, यूं बोला था कि एसेट की नेटूरे क्या है? डेबिट। तो इसका बढ़ना डेबिट नीचे की चीज में अगर प्लस हो रहा है कुछ तो डेबिट। और फिर अगली चीज आई थी जिसके ऊपर मैं बड़ी बहस की थी, वो आसानी समझ नहीं आएगा, इसी के लिए तो आपको 14 और 15 लेक्चर लेना पड़ेगा सबको। ठीक है, जिन्होंने ये लेक्चर नहीं लिए हो। ठीक है, कि हमारा ये एसेट बिका नहीं है, इसलिए ये 40 का गेन हमें अभी रियलाइज नहीं हुआ, अनरियलाइज गेन है। अच्छा, फ्यूचर का लॉस हो तो प्रूडेंस कहता था आज ही रिकॉर्ड करो, लेकिन फ्यूचर के गेन को आज रिकॉर्ड पीएनएल में नहीं करने देता था। ये असल बात है, नई जो एफआईआर 1 में आपने सीखी। बचपन में आपने सिर्फ ये सीखा होता है कि पीएनएल, सिर्फ इतनी बात सीखी होती है कि फ्यूचर का लॉस प्रूडेंस कहता है रिकॉर्ड कर लो, फ्यूचर का गेन रिकॉर्ड नहीं करो। पूरी बात असल में आपको एफआईआर 1 में बताई जाती है कि प्रूडेंस कहता है ना, फ्यूचर का लॉस रिकॉर्ड करो, फ्यूचर का गेन पीएनएल में रिकॉर्ड ना करो। तो इसका मतलब फिर कहीं और हो सकता है। यहां पे ऑप्शन था ओसीआई का, तो फिर ओसीआई से होता हुआ रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर। यानी अब ये बातें हैं सारी, वही रिटेन्ड अर्निंग क्या है और सरप्लस क्या है, ये सारी लेक्चर्स लेंगे तो समझ आएगी। ठीक है, एनीवेज जिनको ये पता है उनके लिए ये एंट्री है। क्या एंट्री होगी वो ही बोलेंगे, बोलो एंट्री। एसेट, एक मिनट यार, मेरी स्पीड जरा स्लो है ना, आप लोग तो अब तेज होते जा रहे हैं, ऐसे ना करें। आप थोड़ा सा सीख लिया, आप मुझे छोड़ के चले जाएं आगे, आहिस्ता से बोले, मुझे लिखवाया करें। एसेट डेबिट, एक मिनट, एसेट डेबिट हो गया कितने से?
40 से एसेट अकाउंट डेबिट और इन ओसीआई किसने नहीं बोला था, मुझे वो बताएं, किसने नहीं बोला? नहीं बोलना था ना, बोलना था, भूल गए ना। रिवेंज सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, जिंदगी सारी के अंदर ये चीज काम आएगी। एफआर 2 में जाकर टेक्स्ट जब इन्वॉल्व होता है और फिर फाइनल में ये चीज तो काम आती है कि ये जो सरप्लस या लॉस का आना है, ये सरप्लस या लॉस का जो आना है, इसमें अगर ये अकाउंट हिट हो रहा है, चाहे जमा चाहे माइनस, इसने ओसीआई से रूट होकर जाना होता है। ये याद रखने के लिए ओसीआई बोलना है, इस एंट्री के साथ ओसीआई बोला करेंगे। चाहे ये प्लस हो रहा होगा, हमने देखा था पिछले जुमे पे देख कर गए थे ये, ठीक है ना। फिर क्या क्या देखना पड़ रहा है, आप कह रहे थे, ठीक है, वो दोबारा देख रहे हैं आप। ओके, तो सरप्लस हो चाहे लॉस हो, इस कॉलम में मूवमेंट है। सरप्लस रिवैल्यूएशन जिस दिन की है, इस कॉलम में कोई इस कॉलम में मूवमेंट नहीं है, फिर ओसीआई का चक्कर ही नहीं है। लेकिन इस कॉलम में कोई भी मूवमेंट आ रही है, चाहे वो प्लस की है चाहे वो माइनस की है, तो उसने कहां से रूट होके आना है? ओसीआई से। और जाना कहां पे है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर रिवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में। डरा रहा हूं ये बातें करके आपको। कौन कौन डर रहा है ये बातें सुनकर? हाथ खड़ा करो, जिन्होंने लेक्चर नहीं, सारे हाथ खड़ा करो। ये सब हाथ खड़ा करो, 14-15 लेक्चर नहीं लिया, हाथ खड़ा करो। ये सब डर रहे हैं ना? प्लीज डरे उस वक्त से कि ये बहुत देर हो जाए। अच्छा, एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, ओसीआई साथ लिख दिया मैंने 40। तो जी एसेट हो गया हमारा रीवैल्यू। बल्कि यूं कर लें, कुछ जगह बचा लेते हैं, रिकॉर्डेड रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। अच्छा, इससे भी आसान, रीवैल्यूड एसेट, रीवैल्यूड द एसेट, ये भी है। और नरेशन कुछ नहीं होती। नरेशन अगर आपको एंट्री आती है तो कौन है वो जो कहता है मुझे नरेशन नहीं आती? नरेशन कुछ नहीं है, जो आपने एंट्री की है वही आपने आसान अल्फाज के अंदर बता देना है, ठीक है। लो जी, एसेट हो गया रीवैल्यू। उसके बाद क्या हुआ? ईयर एंड आया तो एसेट डेप्रीशिएट हुआ। तो डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितने से? 15 से, ठीक है जी। और उसके बाद अब अगला मसला आया था। हम रिवाइज करते हैं, इन लोगों को क्या पता, हम तो रिवाइज करें जो हमने मेहनतें की थी, हैं जी, अपने सवाल के हिसाब से। बाकी सब हमारा अज्यूम डाटा चलने देना, ठीक है। यहां पे सिर्फ कौन सा साल है? 2012 आया, ठीक है। और कितना सरप्लस आया? सरप्लस ये हमने एंट्री पास की है, एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, ठीक हो गया। ओसीआई में क्रेडिट हो गया। उसके बाद ये कहां चला गया? ठीक है जी, ओके। अब मामला कुछ ऐसे है कि देखो ना, अगर हम इस एसेट को रीवैल्यू ना करते, मैं रिवाइज कर रहा हूं, दोबारा पढ़ा हुआ है हमने, अगर हम इस एसेट को रीवैल्यू कभी ना करते तो पुराने हिसाब से ये कितना डेप्रिसिएट हो रहा था? 10 करके 10 साल में बस हो जाता, ऐसे ही है ना। लेकिन हमने एक शरारत की, एसेट को उठाकर ले आए रीवैल्यूड अमाउंट पे, जिसकी वजह से रीवैल्यूएशन हो गई अपवर्ड। रीवैल्यूएशन मॉडल पे गए ना तो फेयर वैल्यू बढ़ गई थी, तो एसेट अपवर्ड बढ़ गया, अपवर्ड रीवैल्यूएशन हो गई। अपवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से जो डेप्रिसिएशन पहले आम हालात में 10 रुपए आनी थी, अब वो कितनी आ गई? अब डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस आम हालात की निस्बत बढ़ गया ना। इसके बढ़ने से प्रॉफिट पे क्या आ गया? असर, कमी आ गई, ठीक है। ये मैं यूं कहता हूं, डेप्रिसिएशन जो है ये आम हालात की निस्बत कितनी हो गई? 15। आम हालात की निस्बत 5 रुपए बढ़ गई, जिसका असर इस प्रॉफिट पे पड़ गया होगा। इसके 5 रुपए, आम हालात की निस्बत 5 रुपए बढ़ने से प्रॉफिट कम हो गया। अच्छा, अब ये प्रॉफिट अपनी लाल गाड़ी पे बैठ के कहां जाता है? अपने घर। और ये अपनी सरकारी बंदा है, नीली गाड़ी बैठ के कहां जाता है? असल में तीर उधर लगे हैं, मतलब ये पहले इस साल में किया था, फिर अगले साल में चले गए थे ना हम, पिछले साल में। अच्छा खैर, यहां से आ गए अपने पास,
अब ये जो प्रॉफिट है इसको 5 रुपए की हिट लगी पड़ी है कि नहीं? इस बात से मुत्तफिक हो, इसको 5 रुपए की हिट लगी है, डाउनवर्ड हिट लगी है। इस किस वजह से लगी है? एसिड के अपवर्ड रीवैल्यू होने की वजह से इसको 5 रुपए की हिट लगी हुई है, ठीक है। और किसकी वजह से लगी है? ये जो आया इस साल प्लस आया, ठीक है। अब इसने जाके अपने अब्बू को क्या कहा था, अब्बू ये चाचू के बेटे की वजह से ना हमें 5 रुपए का नुकसान हुआ, उनसे बात करें। तो इसने अपने भाई से कहा, यार ये मामला हुआ है, 5 रुपए का ना तुम्हारी वजह से 5 रुपए का हमें नुकसान आ गया, तो वो हमें पूरा कर दो। मैंने कहा भाई कोई मसला नहीं, दुनिया की ज़िंदगी में अगर ये लड़ाइयाँ करते रहे तो फिर तो कर ली कमाई, हैं जी, कोई मसला नहीं है, टेंशन ही कोई नहीं। कितना नुकसान है? 5 रुपए का, चलो ये 5 रुपए मेरे से ले लो, ये, और ये आप अपने पास रख लो। और फिर हमने इसके बाद ये तो ऐसे गपशप लगाई थी ना जरा समझने के लिए, है जुगाड़ जुगूड़ लगा के समझाना होता है ना, आपको समझाना ऊँट को रिक्शे में बिठाना, मैं कहा करता हूँ ना, है जी, आपको समझाना ऊँट को रिक्शे में बिठाना। तो बैठ गया था किसी अल्लाह अल्लाह करके, ठीक है। तो असल में कहानी क्या थी, अब टेक्निकल बात क्या थी, टेक्निकल अल्फाज में बात करें तो क्या थी कि रीवैल्यूएशन की वजह से जो सरप्लस आया था वो पीएनएल से बाहर था, ये भी हमने पढ़ा था। हाँ सर, यही तो 13वें लेक्चर में हमने थोड़ा सा बुनियाद डाली थी कि एसओसीआई जो है, आपने आज तक उसका सिर्फ ये पोर्शन पढ़ा था, नाम आपने एसओसीआई पढ़ लिया था, लेकिन बनाते सिर्फ पीएनएल आए थे। आज पता लगा एसओसीआई के अंदर, नहीं हमें तो खैर 2 दिन पहले पता लग गया था, ठीक है, कि एसओसीआई के अंदर पीएनएल भी होता है, ओसीआई भी। पीएनएल ये है और ओसीआई अलग। तो इसको हम यूं कहा करते हैं अकाउंटिंग में, आमतौर पे अकाउंटेंट्स कह देते हैं ये इनसाइड पीएनएल है या आउटसाइड पीएनएल, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये अर्ज किया था कि रीवैल्यूएशन सरप्लस साहब जो हैं वो पीएनएल से बाहर पड़े हैं, लेकिन उनकी वजह से 5 रुपए की हिट पीएनएल के अंदर पड़ी हुई है। तो ये दोनों अलग अलग है ना, इस वजह से हमें ये ट्रांसफर की एंट्री करनी पड़ी। तो ये ट्रांसफर की एंट्री क्या बनी है? अब ये कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग है या रिवन सरप्लस है, ये सबकी नेचर क्या है? क्रेडिट नेचर है। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, इक्विटी का हर आइटम क्रेडिट नेचर का है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज वो है ही सारी क्रेडिट साइड, तो ये हर एक आइटम क्या है? क्रेडिट नेचर का है। तो ये क्रेडिट नेचर का आइटम्स हैं, ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है। तो इस एक क्रेडिट नेचर की चीज में से क्या हुआ है? 5 निकल गया, 5 निकल गया। तो क्रेडिट नेचर की चीजों से 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा? डेबिट। तो ये हो गया 5 रुपए रीवैल्यू सरप्लस में से डेबिट। अच्छा, और दूसरे क्रेडिट नेचर की चीज में जाके ये क्या हो गया? ऐड। तो क्रेडिट नेचर की चीज को अगर बढ़ाना है तो इसका मतलब ये एंट्री क्या बनी? तो ट्रांसफर की एंट्री इधर नहीं होती, ओसीआई में नहीं हो रही। ओसीआई से तो 40 निकल कर जाकर यहां से सिर्फ यहां पे सिर्फ शो होता है। जैसे पीएनएल में प्रॉफिट आया करता था, सिर्फ उस साल शो होता था, फिर उस साल के एंड पे उसे उठाकर कैपिटल में ऐड कर देते थे। अगले साल पीएनएल के अंदर उस कैपिटल उस प्रॉफिट का कोई वजूद नहीं होता था, नए सिरे से इनकम एक्सपेंसेस निकलते थे, प्रॉफिट निकलता था, क्योंकि पिछले साल का प्रॉफिट तो कैपिटल में क्या हो जाता था? ऐड। तो कंपनी केस में हमने क्या कहा था? शेयर कैपिटल अलग और प्रॉफिट अलग। तो ये वही चल रहा है ना। तो प्रॉफिट प्रेजेंट हुआ, यहां पे चला गया रिटेन अर्निंग में। ओसीआई में रियल सरप्लस प्रेजेंट हुआ और चला गया अपने रिवैल्यूएशन रिजर्व भी कहते हैं इसको, रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर। अब ये जो ट्रांसफर की एंट्री है, ये एंट्री ओसीआई वाली एंट्री नहीं है, लेकिन ट्रांसफर की एंट्री करते थे हम, ठीक है, क्योंकि वजह बाहर पीएनएल से और उस वजह से आने वाली हिट पीएनएल के अंदर, इस वजह से ट्रांसफर की एंट्री करना पड़ी थी। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, ये यहां से भी हमने पढ़ ली थी, हमने कहा था जैसे ये नेचर ऑफ क्रेडिट है ना, सरप्लस की नेचर क्या है? तो ये यहां से माइनस हो रहा है तो मतलब डेबिट। तो रीवैल्यूएशन यहीं से एंट्री नजर आया करेगी हमें, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। ओहो, रिटेन्ड सरप्लस साथ ओसीआई तो लिखवाओ, ओसीआई लिखवाऊं, सॉरी लिख लूं? हाँ, नहीं लिखने, नहीं यहां पर नहीं लिखना, वो ओसीआई में प्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो चेंज इन इक्विटी के अंदर एंट्री हो रही है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कितने से जी? ठीक है जी। ये जनाब हमारी जर्नल एंट्रीज हैं इस 2012 वाले साल। उम्मीद है आप लोगों को शो पसंद आया होगा, ठीक है जी। यहां पर लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद जब हम मिलेंगे तो हम अगले साल की एंट्रीज कर रहे होंगे। कमर्शियल ब्रेक या पार्ट 2 शुरू कर दो।